जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर अरबाज़ ख़ान, a clinical physical therapist specialized in orthomuscular physical therapy। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन एक ऐसा मसला है जो दुनिया भर में बहुत आम है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 80% लोग अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब हर घर में आपको कोई न कोई शख्स मिल जाएगा जो कमर के दर्द से गुजरा हो या गुजर रहा हो। ये दर्द सिर्फ एक पेशेंट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसका असर उसकी पूरी ज़िंदगी पर होता है। उसकी काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, डेली एक्टिविटीज़ मुश्किल हो जाती हैं और कभी-कभी तो सिंपल काम जैसे चलना, बैठना या सोना भी चैलेंजिंग बन जाता है। तो लोअर बैक पेन की वजह से ना सिर्फ पेशेंट परेशान होता है, बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम पर भी बहुत बड़ा बर्डन आता है। हर साल हज़ारों पेशेंट्स सिर्फ इस मसले की वजह से क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रॉब्लम हर एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है, चाहे वो एक शख्स हो जो लंबी देर तक डेस्क पे बैठता है, चाहे ऑफिस वर्कर हो जो 8 से 10 घंटे की प्रोलॉन्ग सेटिंग करता है और कंप्यूटर के सामने अपना टाइम स्पेंड करता है, या एक एल्डरली पेशेंट हो जो डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से दर्द का शिकार हो। लो बैक पेन मल्टीपल टाइप्स का होता है। कभी ये एक्यूट होता है यानी कम वक्त के लिए, और कभी क्रोनिक हो जाता है यानी लंबी ड्यूरेशन तक रहने वाला दर्द। कभी ये सिर्फ कमर तक ही महदूद रहता है, लिमिटेड रहता है, जिसे हम लोकलाइज्ड पेन कहते हैं, और कभी ये टांगों तक रेडिएट करता है, जिसे हम शैटिका कहते हैं या रेडिएटिंग लो बैक पेन कहते हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर पेशेंट का पेन अलग होता है, उसका कॉज अलग होता है। इसीलिए एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सही से प्रॉपर असेसमेंट करे, रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करे और उसके मुताबिक मैनेजमेंट प्लान को डिसाइड करे। तो आज के सेशन में हम डिटेल से सीखेंगे कि लोअर बैक पेन है क्या, कैसे असेस करना है इसे, इसके कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं, और फिजियोथेरेपी में इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बना के और उसको अप्लाई करके। तो आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को देखेंगे उनमें सबसे पहले आता है लोअर बैक पेन का इंट्रोडक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी लोअर बैक पेन होता क्या है। फिर आएगा असेसमेंट बेसिक्स, यानी जिसमें हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से, पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट चल के कैसे आता है हमारे पास, पेशेंट का गेट क्या है। उसके बाद हम रेंजेस देखेंगे, फिर हम पाल्पेट करेंगे, पाल्पेशंस करेंगे, और फिर कुछ स्पेशल टेस्ट्स को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम वो कॉमन प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि लीड करती हैं लोअर बैक पेन की तरफ। फिर हम आएंगे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की तरफ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हम इलेक्ट्रोथेरेपी का रोल देखेंगे, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस को देखेंगे, टेक्निक्स को समझेंगे और मैनुअल थेरेपी को समझेंगे। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि एर्गोनॉमिक्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को बेहतर बना के आप कैसे प्रिवेंट करवा सकते हैं लोअर बैक पेन को, या कैसे मैनेज कर सकते हैं। और आखिर में हम रेड फ्लैग्स देखेंगे, यानी वो साइंस जिन्हें हमेशा सीरियस लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, जहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट की बजाय इमीडिएट मेडिकल रेफरल की ज़रूरत होती है, तो रेड फ्लैग्स को आपने इग्नोर नहीं करना। थ्रू आउट द सेशन आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर सेक्शन को क्लिनिकल एग्जांपल्स के साथ क्लियर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि रेडिएटिंग पेन क्या है और नॉन रेडिएटिंग पेन क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखें, लो बैक पेन को ब्रॉडली टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, नंबर वन इज नॉन रेडिएटिंग पेन, जिसे हम लोकलाइज्ड पेन कहते हैं, एंड नंबर टू इज रेडिएटिंग पेन, यानी कि रेडिकुलर पेन। तो जो नॉन रेडिएटिंग पेन है, इसको जरा समझते हैं। ये पेन सिर्फ लंबर रीजन तक लोकलाइज्ड रहता है और ये डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता। इसका कॉज ज्यादातर मैकेनिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पुअर पोस्चर, या पैरास्पाइनल मस्कुलर स्पैज्म हो, या लंबर फेसिड जॉइंट की डिसफंक्शन हो। एक एग्जांपल देखते हैं। एक मेल पेशेंट आपके पास आता है जो कि ऑफिस वर्कर है और 8 से 10 घंटे डेस्क पे बैठ के काम करता है। उसकी कंप्लेन है कि कमर के निचले हिस्से में उसको पेन होता है और पेन काफी डल है, जो कि एक्टिविटी से बढ़ जाता है, लेकिन पाँव तक वो ट्रेवल नहीं करता।
तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये टिपिकल नॉन रेडिएटिंग मैकेनिकल लो बैक पेन की प्रेजेंटेशन या कंप्लेन है। अब हम देखते हैं रेडिएटिंग पेन यानी कि रेडिकुलर पेन क्या है। अब इस टाइप में पेन लंबर स्पाइन से निकलकर एक स्पेसिफिक नर्व रूट की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लेग तक ट्रेवल करता है। इसको कॉमनली हम शियाटिका भी कहते हैं। अब रेडिएटिंग पेन यूजुअली जो है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स की वजह से हो सकता है, या डिस्क हर्निएशन की वजह से हो सकता है, या नर्व रूट की कंप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आपके पास एक मेल पेशेंट आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कमर से दर्द शुरू होता है और सीधा जो है वो राइट लेग के नीचे तक जाता है, और कभी कभी बिग टो में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन भी फील होती है। तो देखें ये क्लिनिकल पिक्चर है। इमीडिएटली हमें पता चल जाना चाहिए कि ये L5 की रेडिकुलोपैथी की तरफ पॉइंट करती है, जो ये कंप्लेन इन्होंने बताई है, जो कि अक्सर पोस्टीरियर लेटरल डिस्क हर्निएशन की वजह से होती है। ठीक है, तो ये था रेडिएटिंग पेन, और इससे ऊपर हमने देखा था नॉन रेडिएटिंग पेन। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि मैकेनिकल लो बैक पेन क्या है और इन्फ्लेमेटरी लो बैक पेन क्या है। देखिए, लो बैक पेन को समझने के लिए उसकी टाइप्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लासिफिकेशंस के बगैर हम एक्यूरेट असेसमेंट और मैनेजमेंट डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास जो आती है वो है मैकेनिकल लो बैक पेन, जो कि सबसे कॉमन टाइप है। इसमें पेन का सोर्स मसल्स भी हो सकते हैं, लिगामेंट्स भी हो सकते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स भी हो सकते हैं, या फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स भी हो सकती हैं। मैकेनिकल पेन यूजुअली एक्टिविटी या पोस्चर चेंज करने के साथ बढ़ता है और रेस्ट से रिलीफ मिलता है। यानी कि जब पेशेंट आपके पास आएगा, वो आपसे ये कंप्लेन करेगा कि जब मैं अपनी या तो एक्सरसाइज करता हूँ या एक्सर्शन करता हूँ तो मेरा पेन बढ़ता है और रेस्ट करने से पेन बेहतर होता है। तो आपके माइंड में फ़ौरन ये चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए कि ये मैकेनिकल पेन है। अब दूसरी टाइप जो है हमारे पास, वो है इन्फ्लेमेटरी लो बैक पेन, जो कि ज़्यादातर ऑटो इम्यून कंडीशंस के साथ रिलेट करता है, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह। अच्छा, इस पेन का पैटर्न मैकेनिकल पेन से काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें पेन और स्टिफनेस सुबह के वक्त या प्रोलॉन्ग रेस्ट के बाद ज़्यादा होती है, और पेशेंट को ख़ास तौर पे मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, जो कि 30 मिनट से ज़्यादा तक रह सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक्सरसाइज ऑफ मूवमेंट से ये पेन इम्प्रूव कर जाता है या बेहतर हो जाता है, जबकि मैकेनिकल पेन में अक्सर एक्टिविटी से पेन बढ़ता है। तो इस तरह से हम ड्यूरेशन के हिसाब से भी देख लेते हैं कि लो बैक पेन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक पेन में। तो अगर पेशेंट आपके पास आता है और उसके सिम्टम्स जो हैं वो 6 वीक से कम तक के रहते हैं, तो इसे हम एक्यूट लो बैक पेन कहते हैं। और अगर ये सिम्टम्स 6 to 12 वीक्स तक रहें, तो उसे हम सब एक्यूट लो बैक पेन क्लासिफाई कर सकते हैं। और अगर ये सिम्टम्स 12 वीक्स से ज़्यादा तक रहें या लॉन्ग स्टैंडिंग रहें, तो इसे हम क्रोनिक लोअर बैक पेन कह सकते हैं। अब क्रोनिक केसेस में ज़्यादातर अंडरलाइंग कॉजेज होती हैं, जैसे कि डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ या इस तरह की मज़ीद कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंपल वर्ड्स में ये याद रखें कि मैकेनिकल पेन एक्टिविटी रिलेटेड होता है और रेस्ट से बेहतर होता है, जबकि इन्फ्लेमेटरी पेन ऑटोइम्यून पैथोलॉजी से लिंक होता है और ये एक्सरसाइज से इम्प्रूव होता है, जबकि एक्यूट और क्रोनिक क्लासिफिकेशन सिम्टम के ड्यूरेशन पे बेस्ड होती हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है असेसमेंट। अब असेसमेंट बैक पेन में दो तरह से होती है। ठीक है, इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट एंड नंबर टू इज ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। सब्जेक्टिव असेसमेंट वो है जो सब कुछ आपको पेशेंट बताएगा, आपने पेशेंट से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव असेसमेंट में सबसे पहला स्टेप होता है डिटेल्ड हिस्ट्री लेना, क्योंकि पेशेंट की कंप्लेंट्स और हिस्ट्री से ही हमें इनिशियल क्लिनिकल पिक्चर मिलती है। तो हिस्ट्री लेते वक्त आपको चंद सवालात ज़रूर करने हैं पेशेंट से, जैसे कि दर्द कब स्टार्ट हुआ था, ऑनसेट क्या था, सडन था या ग्रेजुअल था, पेन किस एग्जैक्ट लोकेशन पर महसूस होता है, क्या ये पेन लोकलाइज है
या रेडिएटिंग है? पेन की नेचर क्या है, शार्प है, डल है, बर्निंग है या स्टैबिंग है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे पेन एग्रीवेट होता है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे पेन कम या बेहतर होता है? आपने पेशेंट से ये भी पूछना है कि क्या आपको पहले भी ऐसी एपिसोड्स का सामना करना पड़ा है या एक्सपीरियंस हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमेशा रेड फ्लैग्स को असेस करना बहुत ज़रूरी है। रेड फ्लैग्स को आपने इग्नोर नहीं करना। रेड फ्लैग्स में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, फीवर है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, कोई भी मैलिग्नेंसी हो सकती है, बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल लॉस हो सकता है जिसे हम इनकॉन्टिनेंस ऑफ बॉल एंड ब्लैडर कहते हैं, या फिर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की तरफ। इससे पहले आपने सब्जेक्टिव असेसमेंट की हुई है। सब्जेक्टिव असेसमेंट में आप हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, और सब कुछ आपको पेशेंट अपने बारे में बताता है कि पेन कब होता है, कैसा होता है, ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है। फिर आप आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट पे। अब ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में सारा कुछ आपने करना है और पेशेंट आपको कुछ नहीं बताएगा। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है। ये वो स्टेप है जिसमें पेशेंट आपको कुछ नहीं बताएगा, सारा कुछ आपने ही देखना है और असेस करना है। इसमें आपने पेशेंट को पोस्टीरियर व्यू से असेस करना है। सबसे पहले पोस्टीरियर व्यू से हम स्कोलियोसिस देखते हैं, लेटरल शिफ्टिंग देखते हैं, या पेल्विक टिल्ट को देखते हैं। फिर इसके बाद आपने पेशेंट को लेटरली असेस करना है, यानी कि लेटरल व्यू से। और लेटरल व्यू में लंबर लॉर्डोसिस और थोरेसिक काइफोसिस को असेस करते हैं। फिर आपने पेशेंट को बिठा देना है, सिटिंग में असेस करना है। अब सिटिंग पोस्चर ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्लाउच सिटिंग और शिफ्टेड सिटिंग अक्सर डिस्कोजेनिक पैथोलॉजी या एसआईजे डिसफंक्शन की तरफ पॉइंट करती हैं। उसके बाद आपने रेंजेस करवानी है, यानी कि रेंज ऑफ मोशन असेस करने हैं, जिसमें पेशेंट से फ्लेक्शन करवानी है, फिर एक्सटेंशन करवानी है, साइड फ्लेक्शन करवानी है, और रोटेशन करवानी है। इस वक्त आपने पेन रिप्रोडक्शन पूछनी है पेशेंट से कि कहीं पेन तो नहीं हो रहा किसी मूवमेंट से। उसके बाद क्वालिटी ऑफ मूवमेंट देखनी है और सिमेट्री नोट करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट की कौन सी रेंज रिस्ट्रिक्टेड है। फिर आपने पाल्पेशन करनी है। पाल्पेशन के जरिए पैरास्पाइनल मसल्स को देखना है, फेसिड जॉइंट्स को देखना है, स्पाइनस प्रोसेसेस को देखना है, टेंडरनेस देखनी है, स्पेज़म देखना है, ट्रिगर पॉइंट्स को चेक करना है। पाल्पेशन से आप इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग भी चेक कर सकते हैं। और सबसे आखिर में आपने स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करवाने हैं, ठीक है, जो हमें स्पेसिफिक पैथोलॉजी की तरफ गाइड करते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन टेस्ट है एसएलआर, यानी कि स्ट्रेट लेग रेज। ये रेडिकुलर पेन और नर्व रूट इरिटेशन को बताता है। फिर हम कराते हैं फेबर टेस्ट, फिगर ऑफ फोर भी कह सकते हैं इसे। ये एसआई जॉइंट और हिप पैथोलॉजी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है पेरिफॉर्मिस टेस्ट, जिसे हम फेयर टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो याद रखें कि असेसमेंट एक सिस्टेमिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, और दोनों को मिलाकर ही हम एक्यूरेट डायग्नोसिस और इफेक्टिव इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। तो ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करने हैं, इसकी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं वो कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि लीड करती हैं लोअर बैक पेन की तरफ। लोअर बैक पेन के मल्टीपल कॉमन कॉजेज होते हैं, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत फ्रीक्वेंटली सामने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पोंडाइलिसिस की। ये एक डीजेनरेटिव कंडीशन है और एजिंग के साथ होती है। इसमें वर्टिब्रल जॉइंट्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स और स्पाइनल लिगामेंट्स में वेयर एंड टेयर होता है, जैसे कि आर्थराइटिस में देखा जाता है। सेम आर्थराइटिस की तरह ही वेयर एंड टेयर होता है। दूसरा कॉज है स्पोंडाइलोलिसिस। ये पार्स इंट्रा आर्टिकुलरिस का स्ट्रेस फ्रैक्चर या डिफेक्ट होता है, और ज़्यादातर यंग एथलीट्स में देखा जाता है, और ये देखा जाता है L5 वर्टिब्रे में मोस्टली, ठीक है। तीसरी कंडीशन है स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। इसमें
एक वर्टिब्रा अपने नीचे वाले वर्टिब्रे के ऊपर स्लिप कर जाता है और ये यूजुअली L4 L5 या L5 S1 लेवल पर होता है। इसकी वजह से नर्व रूट कंप्रेशन होती है और रेडिकुलर सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। फोर्थ कंडीशन है सैक्रोइलियाइटिस, जो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, नाम से ही जाहिर है, और सैक्रोइलियक जॉइंट को इफेक्ट करती है। इसमें पेशेंट को अक्सर बटक पेन और यूनिलेटरल या बायलेटरल लोअर बैक पेन की कंप्लेंट्स होती हैं। और आखिरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जो एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, बहुत कॉमन है ये पेशेंट्स में। इसमें पिरिफॉर्मिस मसल शियाटिक नर्व को इरिटेट या कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बटक पेन के साथ साथ लेग में टिंगलिंग, नमनेस और शियाटिका लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो इन तमाम कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट डिफरेंट होती है और एक स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट को डिफरेंशियल डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब हम देखते हैं, अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है लो बैक पेन के साथ या लो बैक पेन के सिम्टम्स के साथ, तो आपने कैसे उसका पेन मैनेज करना है। देखिए, लो बैक पेन की मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत सेंट्रल और इफेक्टिव है। फिजियोथेरेपी की डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडेलिटीज पेशेंट की कंडीशन और अंडरलाइंग पैथोलॉजी के मुताबिक सिलेक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी की, जिसमें टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली मशीन है। ये पेन मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद है अल्ट्रासाउंड, जो कि सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर है IFT, ये मसल स्पेज़म और पेन मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। और लो लेवल लेज़र थेरेपी आती है हमारे पास, ये इन्फ्लेमेशन और टिश्यू रिपेयर के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा हॉट पैक्स और कोल्ड पैक्स भी पेन और मसल टाइटनेस को मैनेज करने के लिए कॉमनली यूज़ होते हैं। इसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि हॉट पैक को कब और कहाँ यूज़ करना है और कब आइस पैक या कोल्ड पैक को यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है रिलैक्सेशन और सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग जो है, ये बेसिकली इससे हम मसल को रिलैक्स करते हैं, मायोफेशियल भी कह सकते हैं इसे। ये एक मैकेनिज्म है जिसे हम ड्राई डायनामिक कपिंग कहते हैं। इसके लिए हम स्किन पे जेल अप्लाई करते हैं और फिर कप को अलोंग द मसल फाइबर स्लाइड करते हैं। ये एक डिफरेंट थेरेपी है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है ISTM, यानी कि इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। ये एक मेटल लाइक टूल है, इसको भी हम फेशिया रिलीज करने के लिए यूज़ करते हैं। इन दोनों मोडेलिटीज़ का या इन दोनों टूल्स का बेसिकली मकसद ये है कि ब्लड फ्लो को बेहतर किया जाए और मसल स्पैज़म को या मसल टाइटनेस को ख़त्म किया जाए। फिर है हमारे पास मसाज गन, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। फिर डीप टिश्यू मसाज है, वो आप जो है वो क्रॉस फ्रिक्शन मसाज भी जिसे हम कहते हैं, या फिर डीप फ्रिक्शन मसाज कहते हैं। मायोफेशियल रिलीज है, ये डिफरेंट इसकी टेक्निक्स हैं। ट्रिगर पॉइंट थेरेपी है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन है, स्ट्रेचिंग है और ड्राई नीडलिंग है। नीडलिंग भी एक अलग टॉपिक है, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन टेक्निक्स का मकसद मसल टाइटनेस और मायोफेशियल डिस्फंक्शन को एड्रेस करना है। तो चलिए, अब हम देखते हैं, अगर आपके पास लो बैक पेन के साथ पेशेंट आता है, तो आप कैसे उससे मैनुअली मैनेज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम मैनुअल थेरेपी कहते हैं, जिसमें मेटलैंड की ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशंस आती हैं, मुलिगन्स की मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन टेक्निक्स आती हैं। इसमें हम लंबर ट्रैक्शन को देखते हैं, मैनिपुलेशन और सेगमेंटल रोटेशंस यूज़ किए जाते हैं। ये सब टेक्निक्स जो हैं, ये जॉइंट हाइपरमोबिलिटी और स्टिफनेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे आप लंबर स्पाइन को मोबिलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेटलैंड ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन। अच्छा, इसके ना डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ग्रेड 1 और 2 जो है, ये पेन मैनेजमेंट के लिए होता है, जबकि ग्रेड 3 और 4 रेंज को इंक्रीज करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि पेशेंट को मोबिलाइजेशन में पेन ना हो, यानी कि आपकी जो मोबिलाइजेशन है ये बिल्कुल पेन फ्री होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कब पेशेंट को एडवाइस करनी चाहिए या करानी चाहिए।
इसमें कॉमनली दो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं बैक पेन में। एक है मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज, जो डिस्कोजेनिक पेन और पोस्टीरियर डिस्क हर्निएशन केसेस में बहुत इफेक्टिव है। दूसरी है विलियम फ्लेक्जन एक्सरसाइज, जो स्पाइनल स्टेनोसिस और स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जैसे कंडीशन में ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है लंबर स्ट्रेटनिंग के साथ, डिस्कल इशू के साथ, तो भी आप मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज पेशेंट को करवा भी सकते हैं, घर के लिए एडवाइस भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखिएगा, अपने पेशेंट से ये कहना है कि आपने इतना अपनी बॉडी को, अपने चेस्ट को लिफ्ट करना है जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, यानी कि पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान होता है, जो पेशेंट की असेसमेंट और डायग्नोसिस के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है, और इसी वजह से फिजियोथेरेपी लो बैक पेन की मैनेजमेंट में सबसे इफेक्टिव अप्रोच साबित होती है। अब एंड पे हम देखेंगे कि आप कैसे लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करवा के एर्गोनॉमिक्स को बेहतर बना के पेशेंट का बैक पेन मैनेज कर सकते हैं या प्रिवेंट करवा सकते हैं। देखिए, अगर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी आपने मैनुअल थेरेपी या इलेक्ट्रो यूज़ किया है, ट्रीटमेंट के बाद अगर आप अपने पेशेंट को एर्गोनॉमिक्स नहीं बताते, जो प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स होते हैं, या आप उसको पोस्चर करेक्शन नहीं करवाते या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं करवाते, तो आपके ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ दिन के बाद या कुछ अरसे के बाद पेशेंट वापस पेन के साथ आपके पास आएगा। तो इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपने कैसे पेशेंट के लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है या इकोनॉमिक्स को बेहतर करना है। अब जब भी आपके पास लो बैक पेन का पेशेंट आएगा, वो या तो वेट लिफ्टर होगा, या जो है वो प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब होगी उसकी, या डेस्कटॉप यूज़र होगा। तो अगर डेस्कटॉप यूज़र आपके पास लो बैक पेन के साथ प्रेजेंट करता है, तो आपने सबसे पहले तो पेशेंट को बताना है कि आप अपनी लैपटॉप या डेस्कटॉप की हाइट को अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट करें, यानी कि आपने झुक के स्क्रीन को नहीं देखना। दूसरा, आपने प्रॉपर एर्गोनॉमिक चेयर यूज़ करनी है जिसमें लंबर पे कर्व बना हो। इसके बाद आपने प्रोलॉन्ग सेटिंग नहीं करनी। आपने हर आधे घंटे के बाद खड़े होना है, उठना है, थोड़ा सा चलना है, उसके बाद वापस अपनी सीट पे आके बैठ जाना है, यानी कि प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, प्रोलॉन्ग ड्राइविंग या प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं करनी। ठीक है। अगर आप हैवी वेट लिफ्टर हैं, तो आपने वेट को जब उठाना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी कमर सीधी रहे और आप नीज पे बेंड करें, ना कि आप अपनी कमर पे बेंड करें। बेंडिंग, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, ये तीन चीज़ें आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड करवानी है अपने पेशेंट को। ठीक है। दूसरा, आपने पेशेंट को ये कहना है कि आप जो जो भी मैट्रेस यूज़ करते हैं, वो जो है कहीं से भी दबा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो 3-4 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, और हार्ड मैट्रेस ना हो। हार्ड सरफेस पे पेशेंट ने ना बैठना है, ना पेशेंट ने लेटना है। अगर पेशेंट ऐसी जगह रहता है जहाँ पे स्टेयर्स हैं, तो पेशेंट को आपने ये कहना है कि आपने फ्रीक्वेंट स्टेयर्स को यूज़ नहीं करना। हाई हील्स ज़्यादा नहीं पहननी, प्रॉपर एर्गोनॉमिक और प्रॉपर शूज़ पहनना है जिसकी फुटवेयर अच्छी हो। दूसरा ये कि सडनली जो जर्की मूवमेंट्स होती हैं, उनको अवॉइड करना है। तो ये एर्गोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रीटमेंट के साथ साथ। अगर आप एर्गोनॉमिक्स नहीं बताते, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पेशेंट को नहीं बताते, तो आपके ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेशेंट को वापस से प्रॉब्लम होगी और वो वापस आपके पास पेन के साथ प्रेजेंट होगा। तो रूट कॉज को ट्रीट करने के लिए आपने पेशेंट की लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना लाजिम है।